एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी जो है अक्सर सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, हमारे आस पड़ोस में होती ही रहती है। क्योंकि कहानी जो है एक बहू से जुड़ी हुई है। बहू जो दूसरे ही घर की लड़की होती है, किसी पराया घर में आती है और वो अपना घर बन जाती है। वैसी एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वो अपने पति के घर आ जाती है। पति के घर आ जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, सब कुछ जैसा बेहतर तरीके से चलना होता है वैसे ही चला। और उसके बाद वो उस लड़की ने एक बेटे को भी जन्म देती है। बेटे भी अब धीरे धीरे करीब 4 साल का हो चुका था, लेकिन उससे पहले से ही उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ उनके ससुराल वाले और पति खुद प्रताड़ित करते थे। यानी उस लड़की से कहा जाता था, तुम अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आया और परेशानी लेकर आए हो हमारे घर। जब देखो पति से किट किट करते रहते हो, पति से झगड़ा करते रहते हो। अगर इतने ही तुम्हें जमींदारी दिखाना है, इतने ही तुम्हें रानी की तरफ रहना है, यानी घर का काम काज नहीं करती थी, जिसके वजह से ससुराल वाले ने छोटी छोटी बात को लेकर ताना दिया करते थे। और ये सबसे कभी कभार महिला जो है बहुत ज़्यादा तंग होती थी, तो अपने बच्चे को गोद में उठाती और मायके चली जाती। मायके वाले भी समझाते, जो बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम अब तुम्हारा घर जो है वो है, ये तुम्हारा पराया हो चुका है, अब तुम्हारे माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं रहा, तो तुम्हें ऐसा बर्दाश्त करना पड़ेगा और जो भी ताना देता है तुम सह लो। ये होता ही है, हर महिला की ज़िंदगी में ऐसा आती है दौड़, तो तुम्हें भी ये सब सहना पड़ेगा। लेकिन वो महिला जो है कुछ दिन रहती है मायके, फिर मायके वाले समझाते हैं, समझ जाती है, फिर वो पति के घर लौट आता। वही सब सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। लेकिन 6 जुलाई को, इसी महीने की बात कर रहा हूँ 2024 की, 6 जुलाई को भी थोड़ा बहुत अनबन होती है। ससुराल में पति भी डांटते हैं, जिसके चलते महिला फिर से वो उस पति के घर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन इस बार उस महिला ने अपने बेटे को साथ नहीं ली थी, क्योंकि 4 साल का बेटा हो चुका था। अब वो महिला जो गुस्से में बगैर कुछ लिए जो कपड़े पहनी हुई थी, उसी कपड़े से वो पति का घर छोड़कर निकल जाती है। अब पति के घर वाले, यानी सास ससुर जितने भी लोग हैं उस परिवार में, सब लोगों को लगा था कहाँ जाएगी, मायके के अलावा और कहाँ जाएगी, 2 दिन में कल ठिकाने पे आ जाएगी, फिर आ जाएगी। लेकिन इस बार वो बच्चे को नहीं लेके गया, इस वजह से उन लोग को थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा हुआ, ज़्यादा नाराज़गी हुई। जो देखो ऐसी महिला है, अपने छोटा सा बच्चे को भी छोड़कर चले गए, उसे भी साथ नहीं लेकर गया, और ये बच्चा रो रहा है। यही 2 दिन बीत जाता है, यानी 6 तारीख को जाते हैं, 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन के बाद भी वो लड़की, वो महिला जो है लौट कर नहीं आ रहा था। अब बच्चा यहाँ माँ को लेकर परेशान थे, माँ को दिख नहीं रहा था, माँ की ज़रूरत है, 4 साल का बच्चा है। अब दिन भर वो रोए जा रहा था। तभी जो है महिला के ससुराल वाले अपने उस बेटे को समझाता, बेटा तुम अपने पत्नी को बुलाओ, ये कम से कम इस बच्चे को तो लेके जाते, उसे अगर नहीं आना है, उसे वहीं रहना है तो ठीक है, अपने बच्चे को तो लेकर जाए, बच्चे दिन भर परेशान कर रहे हैं, माँ को लेकर रो रहे। तो इस बात को सुनने के बाद पति अपने ससुराल में फ़ोन करता है। लेकिन जब फ़ोन करता है तब तक 9 जुलाई आ चुका था, यानी 3 दिन हो चुका था, बल्कि 2 दिन हो चुका था, 8 जुलाई हो चुका था। अब 8 जुलाई को जब दामाद का फ़ोन आता है, ससुराल वाले तो एकदम आश्चर्य होता है, जो 2 दिन से मेरा बेटी गायब है, घर से निकली और मेरे घर में भी आया नहीं। इस बात को लेकर अब दोनों परिवार में जो है तकरार होने लगा, क्योंकि लड़की के मायके वाले सोच रहे थे, जो हमेशा ही उन लोग ऐसा करते हैं मेरे बच्ची के साथ, न जाने इस बार क्या हरकत किया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, जो तुम्हारे वहाँ गए लेकिन हमारी बेटी तो आई नहीं। इसे सुनने के बाद जो लड़की के मायके वाले वो तो परेशान होती ही है, लेकिन साथ ही में पति और पति के घर वाले भी टेंशन में आ जाता है। अरे 2 दिन बीत चुका है, वो लोग कह रहे हैं जो नहीं आया, तो फिर कहाँ चली गई। अब दोनों परिवार ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढने लगते हैं तो लड़की के जो माता पिता है, खास करके पिता, अपने ही इलाका में पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा देती है, जो मेरी बेटी 2 दिन से गायब है और गायब कराने में मेरे बेटी के ससुराल वाले का हाथ है। ऐसे जैसे नॉर्मल मामला दर्ज हो जाती है, कोई बड़ा मामला नहीं है। हर मोहल्ले में ऐसा मामला पुलिस स्टेशन में देखने को मिलती है। हर दूसरे घर में ऐसा बहू और सास, यानी ससुराल वाले में झगड़ा विवाद रहता है। कुछ मामला तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, वे भी ऐसा ही एक मामला था।
पुलिस वाले बस नॉर्मल तरीके से ही इस मामले को दर्ज कर लिया और ससुराल वाले को भी फ़ोन किया, बुलाया, पूछताछ किया, लेकिन उस लड़की का कुछ खबर नहीं। लेकिन दूसरा ही दिन 9 जुलाई आ जाता है, क्योंकि 8 जुलाई को सब कुछ हो रहा था। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना, पति को फ़ोन लगवाना पुलिस स्टेशन से, आरोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर कहासुनी करना। लेकिन 9 जुलाई की एक महिला की बॉडी मिलने की खबर आती है। अब जब बॉडी में दूसरे ही पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाले का जो ग्रुप रहता है, उन लोग का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, आसपास के खबर दी जाती है किसी जगह पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है कि नहीं। अब उस पुलिस स्टेशन में भी आते हैं जिस पुलिस स्टेशन में इस महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब जब वहाँ पे आता है, उस महिला की तस्वीर जब देखा जाता है तो पता चलता है हाँ, जिस महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ है, पिता ने करवाया, ये तो वही महिला की बॉडी है। फिर उस बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है इस महिला के साथ तो गैंगरेप हुआ। गैंगरेप होने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। वाकई जब सच्चाई सामने आता है, लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाता है। और आपको भी यकीन करना मुश्किल होगा, इस महिला के साथ जिन जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, वो लोग कोई आम इंसान नहीं था। वो लोग एक धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग थे और सेवादार था धार्मिक स्थलों का। जब ये पूरा सच्चाई पुलिस के 3 टीम गठित करने के बाद पुलिस की टीम सामने लेकर आता है, उस इलाका में एक सनसनी सी फैल गई। जो धार्मिक स्थलों में इंसान जाते हैं, अपने सुख दुख सब कुछ उस जगह पर जाकर बयां करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्ट होने का एक ज़रिया होता है। वहाँ पर अगर ऐसे काम होता रहा तो इंसान किस जगह पर सेफ है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा घटना डिटेल दूंगा, कहाँ का है, कब का है, मैं पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो, मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा में सर्च करोगे यूनिक क्राइम करके, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमसे लंबी बातें कर सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं आज का पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। दरअसल ये घटना है मुंबई से सटे हुए न्यू बॉम्बे का। अब न्यू बॉम्बे भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई से टक्कर देने वाली न्यू बॉम्बे भी बन गया। जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं या फिर न्यू बॉम्बे में रहते हैं, उन लोगों को पता होगा। बहरहाल न्यू बॉम्बे में आसपास एक जगह लगता है बेलापुर, और इसी बेलापुर में एक गांव है। मतलब बेलापुर एक गांव है और ये न्यू बॉम्बे के अंदर आता है। और न्यू मुंबई एनसीआर पुलिस स्टेशन, एनआरआई पुलिस स्टेशन के अंदर आता है जो बेलापुर गांव। एनआरआई पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति जाता है। जाने के बाद अपने बेटी का 9 जुलाई को जाते हैं और अपने बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। 8 तारीख को जाता है, 8 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ। अब 8 जुलाई को वो जाता है। जाने के बाद अपनी बेटी, जो जिस बेटी के बारे में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, वो बेटी जो है शादीशुदा होती है, एक बच्चों की माँ होती है। बेटी की उम्र जो है 32 साल बताया जा रहा है। और ये भी कहा रहा है जो वो ससुराल में थी, क्योंकि ये पिता है, सगा पिता, जो ससुराल में थी। ससुराल वाले का 8 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, और आज ही फ़ोन आया और कह रहा है कि 6 तारीख को तुम्हारी बेटी हमारे घर से निकला और तब तक कोई पता नहीं। आप अपने बेटी को भेज दो। यहाँ बच्चे को छोड़ के गया, बच्चे रो रहे, अपनी माँ के लिए तड़प रहे, रो रहे। अब इसे सुनने के बाद पिता का तो होश पकता होता, पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। मेरी बेटी 2 दिन से ससुराल से निकली और मेरे घर में भी नहीं आया, कहाँ जा सकती है। इस वजह से वो सीधा पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और ससुराल वाले के ऊपर ही जो है आरोप लगा देते हैं। जो हमें लग रहा है, हमें यकीन है, जो हमारे जो बेटी की ससुराल वाले हैं, खास करके पति है, सास है, उससे बिल्कुल नहीं जमते थे। क्योंकि हर बात पे वो लोग ताना मारते थे, जो तुम ससुराल मायके से कुछ नहीं लेकर आए, परेशानियां लेकर आए, और ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारे बाप को कहो जो 2-4 नौकरानियां भेज दे, तुम्हारे कामकाज करेगा, हमारे घर के कामकाज करेगा। जैसा ये एक आम बात होती है। पुलिस वाले को ये सब वजह सुनाया और हमें लगता है हमारे बेटी को गायब करने में उनका पति का ज़्यादा हाथ है और उनका सास का। अब रिपोर्ट दर्ज कराते, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है, लेकिन ससुराल वाले का नाम आ रहा था, तो ससुराल वाले का नंबर से फ़ोन किया जाता है उसी एनआरआई पुलिस स्टेशन से।
क्योंकि वो लोग दूसरा ही पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, एनआरआई पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता है, जो तुम्हारा ससुर, उस लड़के को फ़ोन किया जाता है, महिला के पति को, जो तुम्हारा ससुर तुम्हारे पत्नी का गायब होने के पीछे तुम्हारे ऊपर डाउट जता रहा है और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा है, तुम लोग को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा, जो भी सच है वो बताना पड़ेगा। अब यहाँ इन लोग को भी परेशान, ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद भाई पुलिस स्टेशन में कहाँ सुनी होती है, लेकिन मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है, पुलिसकर्मी बताता है देखो सबसे पहले तो तुम लोग पता करो तुम्हारे घर की बहू और तुम्हारी बेटी कहाँ जा सकती है, किसी रिश्तेदार के वहाँ जा सकती है या किसी सहेली के वहाँ जा सकती है, ये पता करो। सबसे पहले ये तो जानो वो लड़की आखिर है कहाँ। दोनों को ये सलाह दी जाती है और पुलिस भी कहते हैं हम लोग भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज कर लेती है और उसके बाद दोनों परिवार को सलाह दे देती है। दोनों परिवार अब ढूंढने लगता है, हर रिश्तेदार से पूछताछ कर लेते हैं। जो पति के रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदार में तो जाना कोई ऐसा लग नहीं रहा था, संभव नहीं था, लेकिन जो लड़की के रिश्तेदार हैं, सहेलियाँ हैं, जो स्कूल लाइफ का सहेलियाँ थी, हो सकता है किसी के घर में जाके पनाह ले लियो, गुस्से में थी, बार बार मायके आना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, सारे लोगों से पता कर लेता है, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई नहीं बता पाया और ना ही किसी के साथ कांटेक्ट की थी। तो जा कहाँ सकती है। देखते ही देखते और एक दिन बीत जाता है। अब यहाँ 9 जुलाई आ जाती है। 9 जुलाई को एक दूसरा पुलिस स्टेशन से एक खबर आती है उस इलाका में। दरअसल जो दूसरा पुलिस स्टेशन लगता है सिल दरगाह पुलिस स्टेशन, सिल डाइघर एक पुलिस स्टेशन और लगता है न्यू बॉम्बे में के आसपास, न्यू बॉम्बे में आता है। और ये जो एनआरआई पुलिस स्टेशन है उससे करीब थोड़ी दूर में एक और पुलिस स्टेशन लगता है जिस पुलिस स्टेशन का नाम है, अब सिल डाइघर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और कहता है सर इस जगह पर एक महिला की लाश पड़ी है। कौन सी जगह पे? पता करता है एक मंदिर है, मंदिर के पिछवाड़े में एक महिला की अधनंगी हालत में एक बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी देखकर लग रहा है महिला के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है, बहुत ज़्यादा दरिंदगी हुई है और बॉडी ऐसा लग रहा है 2-3 दिनों का बॉडी होगी। अब जो सिल डाइघर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी है उस जगह पर जाते हैं और जाने के बाद बॉडी को मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद आसपास छानबीन करता है और बॉडी को कब्जे में ले लेता है। लेने के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पता करने की कोशिश करता है जो ये महिला आखिर कौन है, लेकिन उस महिला के बारे में किसी को नहीं पता। जब पुलिसकर्मी को पता नहीं चलता उस इलाका में किसी महिला के मिसिंग कंप्लेंट ना दर्ज हो, खास करके जिस इलाका में बॉडी मिलती है, तो वहाँ के पुलिसकर्मी का कुछ नियम रहता है। जो एक पुलिसकर्मी का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में उस महिला की तस्वीर डाला जाता है और कहा जाता है 2-3 दिन पहले इस महिला के मारा गया और ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो जो सिल डाइघर पुलिस स्टेशन से एनआरआई पुलिस स्टेशन को भी उस मैसेज को भेजा जाता है। जब उस एनआरआई पुलिस स्टेशन में उस मैसेज को देखता है, तस्वीर के साथ थी और इस महिला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज था, उसका भी तस्वीर लिया गया हुआ था। अब दोनों फोटो को जब मैच करता है तो ऐसा लग रहा था 90% लग रहा था हाँ वही महिला हो सकती है। फौरन जो है एनआरआई पुलिस स्टेशन अपने जो मिसिंग कंप्लेंट जो खास करके उस महिला के पिता को बुलाते हैं और उसके साथ उस बॉडी के पास जाता है जहाँ पर बॉडी रखा हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ था। उस महिला को दिखाता है तो जैसे ही देखता है दहाड़े मार के रोने लगता है ये पिता। तो इस पे साफ क्लियर हो जाता है जो हाँ इसी व्यक्ति का वो लड़की है। अब यहाँ पता चल गया जो महिला को मार दिया गया, लेकिन पिता का पहले से ही आरोप था, ससुराल वाले ने किया, लेकिन ससुराल वाले ने तो हाथ उठा लिया जो हम लोग कैसे मार सकते हैं। उन लोग को भी ये जब पता चला उस महिला की मौत हो गई, घर की बहू की मौत हो गया, एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसके माँ बाप नहीं रहा इस दुनिया में, उन लोगों को भी बहुत दुख पहुंचा। पति भी रो रहा था। अब क्या सच्चाई था क्या नहीं था पुलिस को पता करना था, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ने सबको एकदम हिला कर रख दिया। खास करके परिवार तो दूर की बात, पुलिस वाले को हिला कर रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में ये बताया गया जो उस महिला के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप किया गया और एक से ज़्यादा लोगों ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की, उसके साथ संबंध बनाया, यानी उसके साथ जबरन सेक्स किया। अब इस बारे में जब पता चला तो पुलिस के कान खड़ी हुई और इस इलाका में खास करके एक धार्मिक स्थल जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे इस महिला को फेंका गया और 2 दिन पहले इसके साथ ही हैवानियत किया गया। अब पुलिस के लिए एक चैलेंज हो गया जो इसका सच्चाई पता करना है।
इसीलिए अब पुलिस जो है 3 टीमें बनाती है, 3 पुलिसों का टीम बनाता है और इस मामले को सौंपता है, जो इस मामले का सच्चाई तक पहुँचो और क्या है सच और कौन है इस महिला के साथ हैवानियत करने वाला, उन लोगों को लेकर आओ। अब जहाँ पर बॉडी मिली, पुलिस का टीम वही छानबीन करता रहा। सबसे पहले तो परिवार से ही जुड़े हुए लग रहा था, जो ससुराल वाले ही कर सकता है। इन लोगों से, ससुराल वाले से कड़ाई से पूछताछ किया, सख्ती से पूछताछ किया, लेकिन पूछताछ से इतना पता चला नहीं, ससुराल वाले का हाथ नहीं और पुलिस वाले को लग ही जाता है। आखिरकार पुलिसकर्मी जो है, जिस जगह पर बॉडी मिली थी उस जगह पे फिर से मुआयना करते रहता है, तो देखता है कि मंदिर है, थोड़ी ही दूर में मंदिर है। मंदिर के पीछे ये पड़ा हुआ था बॉडी। किसी राहगीरी ने देखा था, फ़ोन किया, फिर उसके बाद पता चला। अब पुलिस की टीम सोचता है क्यों ना मंदिर में सीसीटीवी लगा हुआ है, आसपास भी सीसीटीवी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी से पता चलेगा जो कौन इस महिला को फेंकने आया होगा, या फिर कोई तो इधर से गुजरता हुआ गया होगा, तो इससे सबूत मिल सकता है। जब मंदिर के आसपास लोगों से भी पूछताछ किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं बताया। और वहाँ का मंदिर का जो मेन पुजारी है वो कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था, और उसके देखरेख में, मंदिर को उसके पीछे देखरेख में मंदिर के पुजारी 3 व्यक्तियों को उस मंदिर का देखभाल का जिम्मेदारी देके गया था। अब पुलिस को लग रहा तो चलो इन तीनों से ही पूछा करते हैं, ये लोग मंदिर का देखरेख कर रहा था, लेकिन उन तीनों में से एक व्यक्ति गायब था, 2 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। 2 व्यक्ति से जब पूछा तो उन लोग ने कहा, साहब हम लोग तो मंदिर में रहते हैं, हम लोग मंदिर के पिछवाड़े में क्या है नहीं है, हम लोग मंदिर छोड़ के कहीं जाते नहीं। उनमें से 2 व्यक्ति को पूछताछ करता है, एक का नाम होता है श्याम सुंदर और एक का नाम होता है संतोष कुमार। ये दोनों मंदिर में मौजूद रहता है। इन दोनों से पूछता है तो उन दोनों का साफ साफ यही कहना है, जो हम लोग मंदिर छोड़ के कहीं जाते नहीं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा साहब। जब लोगों का हंगामा हुआ तब हम लोग ने जाकर देखा कि अब मंदिर से थोड़ी दूर ही था, अगर आसपास भी होता तो शायद हम लोग को पता चलता, हम लोग को नज़र में आता। पुलिस वाले को भी लग रहा है सही कह रहा है, लेकिन जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करने की कोशिश करता है तो पता चलता है जो सीसीटीवी फुटेज जो है 2 दिन पहले का फुटेज कवर ही नहीं हुआ, कवरेज नहीं हुआ सीसीटीवी में। जब इस बारे में पता करता है तो देखता है कि 6 जुलाई को जो है इस सीसीटीवी फुटेज का केबल जो है, जो वायर है, उसको काट दिया गया था। अब मंदिर का सीसीटीवी का केबल वायर काटना, और भी 6 जुलाई को ही उस महिला को मौत हुआ था, पोस्टमार्टम से पता चला था। तब पुलिस का शक जो है इसी मंदिर के आसपास होने लगा और मंदिर के ही लोगों के ऊपर डाउट होने लगा, खासकर इन दोनों के ऊपर, जो तीनों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गया। 2 मौजूद था, एक नहीं था। अब श्याम सुंदर और संतोष कुमार के ऊपर पुलिस का डाउट होने लगा, जो ये लोग मंदिर का देखरेख कर रहे हैं, इन लोग को कैसे नहीं पता सीसीटीवी फुटेज गायब है, चल नहीं रहे, बंद है, तो कैसे देखरेख कर रहे हैं। इस वजह से उन दोनों के ऊपर डाउट हुआ। तीसरे व्यक्ति के बारे में भी पूछा जाता है, उसका नाम है राजकुमार। वो कुछ काम के लिए गया हुआ था कहीं। अब उसके भी बारे में पता कर लेता है, तीनों के बारे में पता कर लेता है, तीनों के बारे में आसपास लोगों से भी पूछताछ करता है। पहाड़ी इलाका था, इसलिए सब लोग बहुत कम थे, कोई इतना खास किसी को जानते नहीं थे, बस मंदिर होने की वजह से श्रद्धालु आते थे, पूजा पाठ करते थे, चले जाते थे, कोई ऐसा लगाव नहीं था इन तीनों से। और तीनों मंदिर में देखरेख करता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो मंदिर में जो देखरेख करने वाला कोई ऐसा गलत काम में कैसे रह सकता है, और खास करके एक महिला के साथ रेप, और भी गैंगरेप करना, फिर मार देना। अब किसी को भी संदेह नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस वाले को डाउट हो गया था इन तीनों के ऊपर। खैर, अब जो भी है, तीनों के ऊपर जो है डाउट होने की वजह से कोई सबूत तो नहीं मिल रहा था, उसी जगह में बॉडी मिल रहा। और उससे पहले का फुटेज चेक किया था तो इस पे पता चला था महिला मंदिर में आई हुई थी, जो 6 जुलाई को जिस टाइम से उस सीसीटीवी का फुटेज बंद हुआ था, उससे पहले महिला मंदिर आते हुए उसमें उस सीसीटीवी में कवरेज में आई थी। जो सीसीटीवी के जो फुटेज में उस महिला को आते हुए देखा गया था, मंदिर में आते हुए देखा गया, लेकिन मंदिर से जाने से पहले ही सीसीटीवी बंद हो जाता है और केबल कटा हुआ रहता है, जिसके चलते पुलिस को और ज़्यादा शक हुआ था। अब इन दोनों के ऊपर सख्ती करता है, जब सख्ती करता है दोनों टूटता है। तीसरा व्यक्ति का भी नाम बता दिया था, राजकुमार को भी हिरासत में ले लेता है। अब तीनों को जब पूछताछ करता है, तीनों आखिरकार ज़्यादा टाइम पुलिस के सामने टिक नहीं पाता और सच्चाई कबूल कर लेता है। सच्चाई कुछ इस तरीके से था, वो तीनों बताता है, हाँ 6 जुलाई के शाम के वक्त
बल्कि दोपहर के बाद आफ्टरनून को वो लड़की जो है यहाँ पर आई हुई थी। हम लोगों ने देखा बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बैठा रहता है, प्रार्थना करते हैं मन ही मन में, और भगवान से कुछ मांगता है, ऊपर वाले से कुछ मांगता है, एक जरिया होता है यहाँ पे। तो महिला जो है बहुत टाइम से बैठी हुई थी और उसके साथ कोई नहीं थी, वो अकेली थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, शाम होने लगा। जब शाम होने लगा, सब धीरे धीरे, पहाड़ी इलाका था तो दूर दूर से लोग आते थे और दूर दूर जाना भी पड़ता था। इसीलिए शाम होने से पहले ही वो मंदिर जो है खाली हो जाती थी, क्योंकि लोगों को अपना घर लौटना होता है। लेकिन ये महिला जब से आई है एकदम खामोश बैठी है, चुपचाप, किसी से कुछ बात नहीं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया तीनों ने, जी ये महिला कौन है और इसको घर लौट जाना चाहिए, फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, पहाड़ी इलाका में है, बारिश के टाइम है, वो कहाँ जा पाएगी, एक महिला है कहाँ से जा पाएगी। तो चलो उसे पूछताछ करते हैं। अब वो तीनों व्यक्ति आते हैं, सेवादार था मंदिर का। अब आने के बाद उस महिला से पूछताछ करता है तो महिला जो है आंख में आंसू थी। अब वो झिझकते हुए कहती है, जो मैं घर छोड़कर आई हूँ, मैं अपने पति से झगड़ा करके यहाँ पर आई हूँ, अब मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, इसीलिए मैं मंदिर में ही आके रुक गई। लेकिन वो तीनों कहते हैं, पर मैडम ये तो अभी शाम होने वाला है, आपको घर लौट जाना चाहिए, कहीं लौट जाना चाहिए। तो महिला कहती है, जो क्या मैं आज रात भर इस मंदिर में नहीं रह सकती हूँ? अब मंदिर में तो रह ही सकते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ी जगह होता है, अलग अलग जगह होता है, वहाँ पे रुक सकती है। तो इन तीनों ने कहा, हाँ आप रुक सकती हो, लेकिन इस जगह पर नहीं, एक जगह और दिखाता है जो आप थोड़ी दूर में, वहाँ पे जाके आप रुक सकते हो। आपने कुछ खाना वाना खाया? तो महिला ने बताया, नहीं मैं कुछ खाना वाना नहीं खाई, अब मुझे भूख नहीं है। लेकिन उन तीनों ने इस महिला के हाल को देखते हुए उन तीनों ने खाना ला कर दिया। महिला को समझाया, जो ऐसा होता है, पति पत्नी में झगड़ा विवाद होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, एक काम कर, तुम्हें खाना खा लेना और सुबह तुम अपने घर लौट जाना, ऐसा झगड़ा करके घर से नहीं आते। समझाया, तीनों ने समझाया। उसके बाद वो महिला खाना खाती है। अब धीरे धीरे अंधेरा हो गया, पूरा इलाका सुनसान हो गया, पहाड़ी इलाका है और ऐसे ही बहुत दूर दराज में घर है। अब वो तीनों सेवादार उसी मंदिर में रह रहा था। शाम होती है, शाम के वक्त जो है उस महिला को चाय लाकर देते हैं वो तीनों। अब जब जैसे ही वो चाय पीती है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब वो जो है बेहोशी की हालत में चली गई थी, क्योंकि उस चाय में जो है इन तीनों ने भांग मिला दी थी, जिसको पीने के बाद उसको नशा चढ़ गया और वो बेहोशी की हालत में चली गई। क्योंकि तीनों ने उस महिला को अकेले देख के इन तीनों के अंदर हवस जाग उठी थी। तीनों ने डिस्कस किया, तीनों ने फैसला किया, इस महिला को आज हम लोग शिकार बनाएंगे, हम लोग इसके साथ वो सारे काम करेंगे जो एक पति पत्नी के साथ करते हैं। अब इन तीनों ने मिलकर उस महिला को लेकर एक कमरे में जाता है, क्योंकि मंदिर में कोई नहीं था, मंदिर का अलग अलग कमरा बना हुआ था। उस महिला को उठाते हैं, उठाने के बाद एक कमरे में जाते हैं। महिला बेहोशी की हालत में थी। तीनों बारी बारी से पूरी रात उसके साथ हैवानियत करता है, रेप करता है। महिला को कुछ होश ही नहीं है। अब सुबह होती है, तीनों गायब था उस कमरे से। सुबह होती है, महिला को एहसास होता है जो उसके साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है दर्द कर रहा और खास करके प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा जख्म हो चुका था, तीनों बारी बारी से रेप करने की वजह से। अब पूरी रात तीनों ने रेप किया था, उसके प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा जख्म था, जिसकी वजह से उसको साफ पता चल गया होश आते ही जो उसके साथ गलत हुआ है। और मंदिर में तब तक श्रद्धालु आने लगे थे, सुबह के वक्त ऐसे मंदिर में सब आते हैं और वो उस कमरे में जो है चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तभी जो इन तीनों को, क्यों सेवादार होने की वजह से मंदिर में मौजूद था, तीनों को आवाज़ सुनाई देता है। और तीनों के अंदर ये भी था, जो महिला उस घर में है, जैसे होश आएगा, क्या करती है, क्या रिएक्ट करती है, हमें पता नहीं। बस उन लोगों का कान खड़े होते हैं, जो महिला जाग गई और चिल्ला रही। तीनों फौरन उस जगह पर जाता है। जाने के बाद उस कमरे के अंदर घुसते हैं। जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हो तो दिखते महिला चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, जो तुम तीनों ने हमारे साथ गलत किया, मैं पूरा दुनिया वाले को बताऊंगी। तुम तीनों ने हमारे साथ दरिंदगी किया, हमारा रेप किया, ये सारे बात कहता। तो ये तीनों डर जाता है। डर के बारे में अब तीनों जो है इशारा करता है और फौरन उस महिला को पकड़ लेता है। एक तो महिला के साथ पूरी रात हैवानियत किया और उसके बाद ये तीनों मर्द था, हट्टा कट्टा था, और एक महिला, लाचार महिला थी, उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद कोई गला दबाता है और दोनों जो है, कोई पत्थर उठाता है, कोई पैर पकड़ा रखा था और एक ने पत्थर उठा के उसके सर पे मार देता है, उसके सर कुचल देता है। उसी कमरे में उसके जान ले लेता है। तीनों मिलकर जान तो ले लेता है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालु था, लोग था। अब मंदिर के सामने से वो गेट खोल के तो आ नहीं सकता था।
इस वजह से जो है वो लोग उसी रात को जो है, ये सब कुछ 6 जुलाई की रात की हुआ था, 6 और 7 जुलाई की रात के दरमियान। इसीलिए रात को सब रेप वेप किया था और सुबह-सुबह 7 जुलाई को ये मर्डर हो गया। पूरा दिन जो है वो लोग इंतज़ार करता रहा, जैसे शाम होएगा सारे लोग चले जाएँगे, उसी कमरे में ताला लगा देता है और उसकी बॉडी उसी जगह पर था, उस कमरे के अंदर। 7 और 8 तारीख आने वाली थी रात के वक़्त, उस बॉडी को लेकर मंदिर से थोड़ी दूर जाता है और जाने के बाद फेंक देता है। लेकिन फेंकने से पहले ये लोग इतना शातिर था, इन लोग को पता था बॉडी मिलेगी, फिर छानबीन होगा और सीसीटीवी लगा हुआ है, हम लोग और सीसीटीवी में आ जाएँगे तो फँस जाएँगे। उससे पहले बॉडी को निकालने से पहले इन तीनों ने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसके सारे केबल, सारे वायर काट देते। सब काट देते, काटने के बाद उस महिला को उठाकर ले जाते और ले जाकर उस जंगल की तरफ पहाड़ियों से फेंक देता है, नीचे गिरा देता है। अब लड़की को बहुत चोट आती है, क्योंकि बॉडी थी उस वक़्त, उसको चोट आना, ना आना उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। उस बॉडी को फेंक देते हैं, फेंकने के बाद तीनों आराम से रहने लगता है। जब इन तीनों ने ये पूरा सच्चाई कबूला, पूरा सच्चाई पुलिस की टीम को बताया, क्योंकि 3 टीम गठित किया गया था इस मामले से जुड़े हुए। पूरी सच्चाई सुनने के बाद पुलिस का भी होश उड़ जाता है। जो मंदिर का सेवादार होकर जब पुजारी को बुलाया गया, गांव चले गए थे, उनको जब पता चला तो उन्हें भी एहसास नहीं हुआ, उन्हें भी मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इन तीनों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी देकर गया था। मंदिर का देखभाल करना, मंदिर में जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन लोग से अच्छा व्यवहार करना। इन तीनों ने जो किया एकदम शर्मसार कर दिया। उस इलाका में तो एकदम सनसनी सी फैल गई, जो मंदिर में काम करने वाला ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई आजकल किसी के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि इस महिला की भी गलती थी। इस महिला को वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। भले ही अपने पति से झगड़ा करके वो अपने मायके चली जाती है, लेकिन इस महिला का भी मन में यही आया होगा, जो बार बार क्या मायके जाना, पति से झगड़ करके मायके चली जाती, मायके वाले समझाते, फिर पति के पास छोटा होकर आना पड़ता। लेकिन इस लड़की की मौत के बाद लड़की के जो पिता है उसका कहना है, उस व्यक्ति का कहना है, जो मेरे बेटी की जो मौत हुआ इसका असल जिम्मेदार जो है उसके ससुराल वाले हैं, उसके सास है, उसके पति है। इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन तीनों को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए, जो उन तीनों ने इतना घिनौना काम को अंजाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बेटी का पति को और मेरे बेटी के सास को भी सज़ा मिलनी चाहिए। उन दोनों के वजह से ही मेरे बेटी जो है अपने घर छोड़कर मजबूर हुआ जो किसी दूसरी जगह में जाए, क्योंकि इन लोग बार बार मेरे बेटी को प्रताड़ित करते थे और ताना मारते थे, हर काम में टोकते थे, हर काम में बोला करते थे, यहाँ तक कि उसका पति जो है उसके ऊपर हाथ भी उठाते थे। ये लड़की का पिता का आरोप है, जो उस लड़की के पति को भी सज़ा दी जाए और सास को भी सज़ा दी जाए। बाकी ये तो अब पुलिस की छानबीन में पता चलेगा, जो किसे क्या सज़ा दी है कोर्ट फैसला करेगा। चार्जशीट में क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दाखिल करता है, उसके हिसाब से अब वकील जेरा करेंगे, फिर उसके बाद सज़ा होगी। वाकई ये घटना ने शर्मसार तो करती है, और ख़ास करके उन लोगों को एक थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए जो बहुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं। उन लोगों को ये ख्याल होना चाहिए, जो हमारे घर के भी बेटी है, हो सकता है बेटी की शादी हो गई है, वो भी किसी के घर के बहू है, या फिर शादी होना बाकी है, उसका भी शादी कराना पड़ेगा, वो भी किसी के घर के बहू बनेगा। लेकिन बहुओं के साथ जो ये व्यवहार है, इसे कम से कम एक अच्छा नहीं माना जाता। इसे हर इंसान को सबक लेना चाहिए, जो बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये था वो पूरा मामला जो न्यू बॉम्बे का बेलापुर गांव का है, और जिस पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज था उस पुलिस स्टेशन का नाम है NRI पुलिस स्टेशन, जो न्यू बॉम्बे में आता है। बेलापुर गांव में ये पूरे घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि बेलापुर का ही रहने वाली थी वो महिला। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।